प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान देखा था कि कितना परमाणु द्रव्यमान है उसका होता है। फिर हम उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था हमने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किंतु मैं परमाणु द्रव्यमान पे बताता हूँ कि परमाणु द्रव्यमान था वो प्रत्येक तत्व का एक फिक्स था। और औसत परमाणु द्रव्यमान आज हम पढ़ेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि कई तत्व क्या होते हैं कि एक से अधिक रूपों में मिलते हैं, यानी समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। तो उन समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करें? सभी समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों का हम औसत निकालते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान। यदि आपको परिभाषा पूछ ले कि औसत परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, कोई भी तत्व का जो समस्थानिक होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उस परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करते हैं? उस परमाणु द्रव्यमान को वो प्रकृति में कितने प्रतिशत मिलता है, जितने प्रतिशत वो मिलता है उसको हम आपेक्षिक बाहुल्यता या प्रचुरता बोलते हैं। फिर उसके परमाणु द्रव्यमान और उनको दोनों को गुण कर लिया, दोनों को गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद गुणनफल आया, सभी गुणनफलों को हमने जोड़ दिया। जैसे 3 समस्थानिक तो तीनों को जोड़ दिया, 2 है तो 2 को जोड़ दिया। अब उस गुणनफल में हम टोटल परसेंटेज का भाग लगा देते हैं, यानी 100 का भाग लगा देते हैं। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? औसत परमाणु द्रव्यमान। देखो, किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों को उनकी आपेक्षिक बाहुल्यताओं या प्रचुरताओं से गुणा किया जाता है। फिर गुणनफल को जोड़कर उस योगफल में 100 का भाग लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखो, किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान को उनकी आपेक्षिक बाहुल्यताओं या प्रचुरताओं से गुणा किया जाता है। फिर उस गुणनफल को जोड़ा जाता है तो योगफल आता है। उस योगफल में 100 का भाग लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका सूत्र देखो, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 m3x3 m4x4 चलता रहेगा और 100 का भाग लगेगा। यानी m1 क्या होगा? समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान। किसका? समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान। और ये उसकी समस्थानिक की आपेक्षिक बाहुल्यता, यानी प्रकृति में वो कितना प्रतिशत मिल रहा है, ये आपेक्षिक। क्वेश्चन ऐसे देता है एग्जाम में, अपने को जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनके परमाणु द्रव्यमान ये है, आपेक्षिक बाहुल्यता ये है, तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन ये तो आपको दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन टाइप में। तो इसके औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखो, इसके हम औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो, औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र m1x1, m1 क्या है? 12, इसका x1 कितना है? अब क्या है? m2 13, इसकी आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है? m3 कितना है? 14, आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है? अब देखो, हमने पीछे जो परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था, इसका जो औसत आंसर है वो उस परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी वो जो परमाणु द्रव्यमान था वो औसत था। किसका था? एक मिलता उसका तो औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक से अधिक रूपों में, यानी एक से अधिक समस्थानिक जिसके पाए जाते हैं, मान लो, वो उनका क्या करते हैं? ये। तो देखो, कार्बन का हमने निकाला था 12.01, यानी ये 12 के आसपास आता है। परमाणु द्रव्यमान हो या औसत परमाणु द्रव्यमान, यूनिट क्या लगाते हैं? यू। ये 12 कैसे लिखा? हमने पीछे पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान के कार्बन का कितना होता है? 12। वो तीनों कार्बनों का औसत है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ज्यादा मात्रा में देखो, कार्बन 12 होकर के भी 12 औसत आया, मान लो 12 भी था, 13 भी था, 14 था।
कई बच्चे सोच रहे हैं औसत 13 आना चाहिए था, बीच की संख्या ये है, नहीं, इसकी प्रतिशत मात्रा प्रकृति में क्या है, कम है, कि उसके परमाणु द्रव्यमान को उनकी प्रतिशत मात्रा से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और प्रतिशत मात्रा से गुणा करने के बाद उसका जो गुणनफल जोड़ेंगे, गुणनफल को जोड़ेंगे तो योगफल प्राप्त होगा। उस योगफल में हम कितने का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसे हम औसत परमाणु द्रव्यमान। इसी तरह से जैसे आर्गन का पूछ ले, आर्गन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, आर्गन 36 होता है, आर्गन 38 होता है और आर्गन 40 होता है। कितना होता है, आर्गन 36 होता है, आर्गन 38 होता है और 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं इसके, वो देखो, इसका होता है 35.96, इसका होता है 36.96, इसका होता है 37.96, सॉरी, इसका होता है 39.96। प्रतिशत मात्रा देखो कितनी मिलती है, इसकी जो प्रतिशत मात्रा मिलती है वो मिलती है 0.337, ये आपको दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में। इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 0.63 और इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 99.6%। ये आपेक्षिक बाहुल्यता हमेशा प्रतिशत में मिलती है। तो अब यदि इसका हम औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो देखो क्या होगा, मान रख दो, मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो m1 का मान कितना है 35.96, प्लस में क्या होगा, प्लस में नहीं गुणा में करेंगे पहले, आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है 0.337। फिर दूसरा देखो कौन सा है 37.96, आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है 0.063। फिर क्या है 39.96, आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है 99.6। भाग कितने का लगा देंगे, भाग लगा देंगे इसमें 100 का, कितने का भाग लगाएंगे 100 का। कल हमने इसका औसत परमाणु जो परमाणु द्रव्यमान था वो पढ़ा हमने, कितना आया था, इसका 39.94 लिखा था हमने आर्गन का। वैसे आर्गन का आपको लिखाया नहीं था, 39.94 होता है, परमाणु द्रव्यमान ही पढ़ाया था, उसमें आर्गन का नहीं बताया था। आर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 39.94 होता है, पोटेशियम का 39.10 होता है, तो वो 39 मानते हैं और ये 40 मान लेते हैं, 39.94 के आसपास होता है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से अपने को टेबल देगा, टेबल से हम गणना करेंगे, उसमें आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, m1 x1 m2 प्लस में m2 x2 फिर m3 x3, ये सारी वैल्यू हमें निकालनी। ये वैल्यू निकालने के बाद ही अपने पास क्या आएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा, जो हमें पहले से याद रखना पड़ता है। जैसे आर्गन का पता है 39.94 होता है, इस कैलकुलेशन को करने की आवश्यकता नहीं, बस ये तो एक बार अपने को दिखानी पड़ती है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 39.94 आती है और कार्बन की जैसे 12 आई थी। अपने सिलेबस में 2 के ही औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने दिए गए, कितने भी दे दो, चाहे 4 और आ जाए, चाहे 4 आए 5 आए, कितने भी समस्थानिक हो, आपको इस तरह की टेबल दी हुई मिलेगी, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, फिर आपको जो परमाणु द्रव्यमान मैंने लिखा रखे जो पीछे लिखाए थे वो परमाणु द्रव्यमान उसका आंसर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान, सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान देखो, औसत परमाणु द्रव्यमान तो आपको पता है ऐसे निकलता है, यानी परमाणु द्रव्यमान अपने को याद रखना पड़ेगा और निकलवाएगा क्या, अपने से मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकलवाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सभी जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को हम जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। अगला अपना टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, देखो आणविक द्रव्यमान हम किसको कहेंगे कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसी को यदि हम ग्राम में व्यक्त करें, एक देखो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, किसी सूत्र में जितने परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योगफल क्या होगा, इकाई सूत्र द्रव्यमान। किंतु यहां अपना जिक्र है आणविक द्रव्यमान का। देखो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है कि किसी अणु में जितने परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो, उसका जो योग आता है वही क्या है, आणविक द्रव्यमान। परिभाषा तो सिंपल है, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। देखो अब प्रत्येक के निकालना बताता हूं। HNO3 है,
इसमें अपने को H, N और O का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। अब आपको लिखाया था कि हाइड्रोजन का कितना होता है, एक। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या भी एक ही हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का आपको बताया था, कितना बताया था नाइट्रोजन का, ज्योति। कितने नाइट्रोजन, एक। ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन के 16 लिखाए थे, कितने लिखाए थे, 16। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ने पर आप जोड़ लेना 63 आएगा। इसके आगे यू लगा दिया, यू लगाएंगे तो ये आणविक द्रव्यमान, और ग्राम लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। सेम ही निकालने का तरीका वो कहो, यानी किसी भी परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करें, वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है, और उसी का नाम क्या है, मोलर द्रव्यमान। यानी ग्राम में जो परमाणु द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान, वो क्या उसका, मोलर। देखो H2SO4 का निकालना हो अपने को, किसका निकालना हो, H2SO4 का। यदि हम H2SO4 का यहां निकालेंगे, किसका निकालेंगे, H2SO4 का, तो देखो एक है, गुणा कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, 1 गुणा 2। सल्फर का कितना है, 32 होता है, कितने हैं, 1 है, तो 32 गुणा 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुणा 4। आपस में गुणा भाग जोड़ बाकी कर लोगे तो ये आएगा 98 यू, ठीक है। अब देखो एसिडी का मतलब, जो आपको लिखा है वो परमाणु द्रव्यमान आपको याद रहने चाहिए, उसके आधार पर आप निकालो। जैसे यहां पर हम कार्बन को देखें, कार्बन कितने, 1 और 2। एक कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणा 2 प्लस में। अब हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन 3 तो यहाँ है और एक ये 4। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, संख्या कितनी है, 4। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 का 16 गुणा 2, इसको सभी को जोड़ेंगे तो 60 यू आएगा। अब ग्लूकोज का देख लो, C6H12O6, इसमें कार्बन का 12 होता है, 12 गुणा 6। ये जोड़ोगे ये आएगा 1 गुणा 12, ये आएगा 16 गुणा 6। एक बार आप ये कैलकुलेशन ये भी कर लेना, देखो 12 6 की 72, 12 6 की 6, उसी तरह से 16 6 की 6, यहाँ 6 आ जाएगी, यहाँ 12 आ जाएगी, यहाँ चाहे सीधा लिखो तो भी वही का वही। यानी देखो ये गुणा कर रखा है, ये कैलकुलेशन भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे ये 72 हुआ, ये 12 हुआ और ये कितना हुआ, 96 हुआ। तो देखो ये टोटल जोड़ेंगे तो ये 180 ग्राम के आसपास रहेगा, आसपास के 180 ग्राम ये फिक्स है। इनके आणविक द्रव्यमान भी फिक्स होते हैं, किंतु आपको आणविक द्रव्यमान डायरेक्ट याद नहीं रखने, आपको क्या करने, निकालने। यानी परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखने और आणविक द्रव्यमान आपको निकालने, ठीक है। अब कोई भी सूत्र ले लो, जैसे यूरिया का सूत्र ले लो, किसका सूत्र ले लो, यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। पहले हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन 4 है तो 1 गुणा 4, 1 का 1 तो 4 से गुणा करते हैं, 4 का। N कितने, 2 है तो 1 का 14 होता है, 14 गुणा 2। कार्बन 1 है तो 1 गुणा 12 गुणा 1, सॉरी पहले द्रव्यमान लेते हैं, 12 गुणा 1। ऑक्सीजन भी 1 है तो 16 गुणा 1। इनको ये 4 आ गए, ये 14 दूनी 28 आ गए, ये 12 आ गया और ये 16 आ गया। सभी को जोड़ेंगे तो ये भी 60 यू के आसपास, कितना, 60 है। अब देखो चीनी का सूत्र होता है ये C12H22O11। देखो कार्बन कितने हैं, एक का 12 होता है, 12 12। हाइड्रोजन का 1 का 1 गुणा 22। ऑक्सीजन का 1 का 16, 16 गुणा 11। इसको करेंगे 12 12 144, 144 प्लस 22 और 16 को 11 से गुणा करेंगे तो 176 आएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 342। यानी इसके लिए आपको याद क्या रखना है, इसके लिए हमें याद क्या रहना चाहिए, इसके लिए हमें याद रहना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा, जितनी संख्या उसकी मिलेगी उससे गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। उसी तरह से सूत्र दे दिया, जैसे सूत्र दे दिया, ये अणु नहीं देकर कैसे सूत्र दे दिया, निश्चय इसका निकालो।
तो Na का आपको पता है 23 होता है, 23 गुणा 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5 गुणा 1, दोनों को जोड़ दो, ये 58.5 आएगा। कितना आएगा? 58.5। जैसे NaOH दे दिया, क्या दे दिया? NaOH। Na 23 होता है, 23 गुणा 1, Na का लिखा रखा आपको परमाणु द्रव्यमान, तो 23 गुणा 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 गुणा 1, और जो ये अपना H होता है इसका 1 गुणा 1, यानी टोटल जोड़ दो 23 प्लस 16 प्लस 1, कितने हुए? ये 40 ग्राम के आसपास है। कितना आएगा? 40 ग्राम। ठीक है, यानी आणविक द्रव्यमान या इकाई सूत्र द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें परमाणु द्रव्यमान चाहिए, जो पिछले वीडियो में आपको मुख्य परमाणु द्रव्यमान बताए थे, वो याद रख लो। सिर्फ उसी के आधार पर अपने कंपटीशन में और 11वीं में सवाल आते हैं। यानी जितने भी परमाणु हैं, परमाणु को किसे, जो भी परमाणु है उसके परमाणु द्रव्यमान को उसकी संख्या से गुणा कर दो, जितनी सूत्र में संख्या दी गई है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, संख्या भी 12 है। ये एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 22 से, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 11 से, फिर सभी को जोड़ दो, वो क्या जाएगा? आणविक द्रव्यमान। तो ये अपना क्या हुआ? औसत परमाणु द्रव्यमान हुआ। औसत परमाणु द्रव्यमान में तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। परिभाषा में दिक्कत है कि पहले जो समस्थानिक है उसके परमाणु द्रव्यमान को उसकी प्रतिशतता से गुणा करो, जितने प्रतिशत वो मिल रहा है। फिर क्या करो? जो प्रतिशत मात्रा मिल रही है उन सभी को क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। किसको कर दिया? जोड़ दिया। तो किस किस को जोड़ दिया कि वो कितना प्रतिशत था और कितना परमाणु द्रव्यमान था। जो गुणनफल आए उन गुणनफलों को जोड़ करके हमने योगफल प्राप्त किया। योगफल में 100 का भाग लगाने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो औसत परमाणु द्रव्यमान। ये अपने को दिया हुआ मिलेगा कि प्रत्येक समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है और आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी होती है, उसको उससे गुणा करो और बाकी कितने का लगाओ? 100 का। लिखना वो है जो अपने को फिक्स हमने याद कर रखा है। कौन सा याद कर रखा है? औसत परमाणु। औसत परमाणु, जो परमाणु द्रव्यमान आपको लिखाए थे वो औसत परमाणु द्रव्यमान ही थे वो, जबकि सिंपल भाषा में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान शब्द समस्थानिक के लिए लिया गया है, जो तत्व एक या एक से अधिक रूप, 2 या 2 से अधिक रूपों में मिलता है, जिसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इस रूप में लिया। आणविक द्रव्यमान कि जितने परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो, उस योगफल में कितने का भाग लगा दो? 100 का भाग लगा दो। जितने ये आणविक द्रव्यमान है कि जितने परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो, इतना ही बस। औसत परमाणु द्रव्यमान में आता है। आणविक द्रव्यमान में क्या होता है कि जितने परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ो, वो उसका आणविक द्रव्यमान। परिभाषा क्या है कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, कि सूत्र में जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को उसकी संख्या से गुणा करो और जो योगफल आएगा उस योगफल को हम क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान। यदि इसके हम ग्राम लगा दें तो ये क्या आ जाता है? मोलर द्रव्यमान। तो यह 2 टॉपिक हुए अपने, औसत परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। क्यों? इसके लिए आपको परमाणु द्रव्यमान का याद होना जरूरी है। यदि आपको परमाणु द्रव्यमान याद है तो हम क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान को उसकी संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे एक नया सूत्र और ले लेता हूं, आपको बता देता हूं। जैसे अपने पास एक नया सूत्र ही आ गया, H2CO3 ले लिया, इसका निकालो। जैसे अमोनिया का निकालो, कोई हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, संख्या कितनी है? 2। कार्बन का 1 का 12 होता है, संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, संख्या कितनी है? 3। इस तरह से ये ब्रैकेट लगा दें। देखने का तरीका 2 + 12 + 48 जोड़ दो। 48 2 कितने? 50। कितने हुए? 50। 62 हो गए। कितना हो गया? 62। ग्राम लगाया तो मोलर द्रव्यमान और यू लगाया तो आणविक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यू और ग्राम होना। ठीक है, ये अपना आणविक द्रव्यमान, इंपॉर्टेंट आणविक द्रव्यमान है। औसत परमाणु द्रव्यमान के बजाय आणविक द्रव्यमान ज्यादा इंपॉर्टेंट। परमाणु द्रव्यमान हर हाल में आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है।